डियर स्टूडेंट, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंद्रिया है। जीपीसी बांसवाड़ा के सिविल डिपार्टमेंट से हूँ मैं। आज हम कॉमन टू ऑल ब्रांचेज 106 अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4 ले रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स, बल तथा आघूर्णों के सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग। उसका यूनिट 4.1 लीवर एंड देयर टाइप्स एंड स्टील यार्ड, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो छात्रों, आपने एक पहले भी वीडियो देखा है, आप जानते हैं लीवर क्या है। लीवर एक सरल तरह का साधारण सा एक सबसे सरल प्रकार का एक यंत्र है। एक सीधा छड़ हो सकता है या टेढ़ा छड़ हो सकता है, जिसके किसी एक बिंदु पर जिस पर साम्यावस्था में उस संतुलन में होता है उसे आलम्ब कहते हैं। उसके एक और जिस पर भार उठाए जाने वाला भार लगाया जाता है उस बिंदु को भार बिंदु, और आलम्ब से उस बिंदु तक की दूरी को भार भुजा कहते हैं। उठाए जाने वाला भार जिस बिंदु पर लगाया जाता है उस उठाए जाने वाले भार को आयास, उस बिंदु पर आयास और आलम्ब के मध्य की दूरी को आयास भुजा कहते हैं। इन दोनों भुजाओं के अनुपात को अर्थात आयास भुजा का लंबाई तथा भार भुजा की लंबाई के अनुपात को वेगानुपात या लिवरेज कहते हैं। उठाए जाने वाले भार तथा उठाने के लिए आवश्यक बल, लगाए जाने वाले भार P के अनुपात को W/P को यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लीवर कितने प्रकार के होते हैं। लीवर का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया गया है। पहला है साधारण प्रकार के लीवर, दूसरा है मुड़े हुए लीवर, तीसरा संयुक्त लीवर। तो पहला टाइप हम देखते हैं साधारण प्रकार के लीवर। वो 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में हम देखते हैं कि उस किस प्रकार का होता है, इसकी बनावट अलग होती है। आलम्ब बीच में होता है, एक और उठाए जाने वाला भार, एक और आयास लगाया जाता है। आयास भुजा लंबी होती है, भार भुजा छोटी होती है। भार W को उठाने के लिए कम आयास बल P लगाकर उठाया जा सकता है। इसका वेगानुपात आयास भुजा की लंबाई बटा भार भुजा की लंबाई, जो कि 1 से अधिक आएगा। यांत्रिक लाभ का मान भी W/P 1 से अधिक आएगा। इसमें यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। साधारण प्रकार के लीवर में दूसरा लीवर है द्वितीय श्रेणी का लीवर, सेकंड क्लास लीवर। उसमें भी होता तो बनावट उसी प्रकार की एक सीधे छड़ के रूप में, लेकिन किसी एक सिरे पर आलम्ब होता है, उसके मध्य में आलम्ब दूसरे सिरे पर आयास लगा सकते हैं। तो मध्य के सिरे पर, मध्य के बिंदु पर, किसी मध्य के बिंदु पर कहीं भी, दोनों सिरों के बीच में कहीं भी उठाए जाने वाला भार W लगाया जाता है। अब आलम्ब से भार की दूरी तो कम है और आलम्ब एक सिरे पर है, आयास दूसरे सिरे पर, तो दोनों सिरों के मध्य की दूरी अधिकतम दूरी है, जो आयास की भुजा कहलाती है, वो ज्यादा है भार की भुजा से। अर्थात W भार को उठाने के लिए आयास स्वतः ही कम लगाना पड़ेगा। यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होगा और वेगानुपात का मान भी 1 से अधिक होगा। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में फर्क ये है कि जो आलम्ब मध्य में था फर्स्ट क्लास में, वो भी किसी एक सिरे पर है। इसी प्रकार हम देखते हैं थर्ड क्लास लीवर, तृतीय श्रेणी के लीवर। थर्ड क्लास लीवर कैसा होता है कि उसमें आलम्ब एक किसी सिरे पर होता है, लेकिन उठाए जाने वाला भार दूसरे सिरे W दूसरे सिरे पर लगाया जाता है और आयास भार तथा आलम्ब के बिंदु के बीच में कहीं आयास होता है। तो आयास की भुजा की लंबाई आलम्ब से कम हो गई है, भार भुजा की लंबाई ज्यादा है, तो भार की कारण से आघूर्ण ज्यादा बनेगा। तो उस भार को उठाने के लिए भार से अधिक बल आयास लगाना पड़ेगा। यांत्रिक लाभ की बजाय यांत्रिक लाभ की हानि होती है, यांत्रिक हानि होती है। W/P का मान 1 से कम है, W कम है और P ज्यादा है, तो हर में ज्यादा मान होने के कारण यांत्रिक हानि हुई, 1 से कम मान आएगा। इसी तरह से वेगानुपात का मान भी 1 से कम है, लेकिन इसका मशीनों में, संरचनाओं में, कहीं न कहीं व्यवहारिक उपयोग में इसका भी उपयोग होता है। ये किसी तरह से उपयोगी सिद्ध होता है, इसकी उपयोगिता भी है थर्ड क्लास लीवर। दूसरे प्रकार का जो
हमने क्लासिफिकेशन किया है वर्गीकरण, वो है मुड़े हुए लीवर। मुड़े हुए लीवर में आयस तथा भार एक ही तल में नहीं लगाकर किसी दिशा से किसी कोण पर वो परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जैसे कि साधारणतः 90 डिग्री पर आयास की दिशा तथा भार की दिशा में एक समकोण पर लगाया जा सकता है या किसी अन्य कोण पर भी लगाया जा सकता है। तो भार और आयास की दिशाएं बदल जाती है और मुड़े हुए होते हैं ये लीवर किसी कोण पर, इसलिए इन्हें मुड़े हुए लीवर कहते हैं। आघूर्ण का प्रयोग करके आलंब मध्य में है। आलंब के सापेक्ष दोनों ओर उपस्थित बलों के आयास तथा भार के आघूर्ण लेकर इन सवालों को हल किया जा सकता है। तीसरी प्रकार के लीवर, तो तीसरा है संयुक्त लीवर। एक या एक से अधिक प्रकार के लीवरों को जोड़कर जो संयुक्त लीवर बनाया जाता है उसको संयुक्त लीवर कहते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास का लीवर जोड़कर कंपाउंड लीवर बनाया हो, या कोई मुड़ा हुआ लीवर और फर्स्ट क्लास का लीवर, या किन्हीं दो या अधिक तरह के लीवर को जोड़कर जो लीवर बनाया जाता है उसे संयुक्त लीवर या कंपाउंड लीवर कहते हैं। कंपाउंड लीवर में यांत्रिक लाभ का मान, किसी भी कंपाउंड लीवर के यांत्रिक लाभ का मान उसमें प्रयुक्त होने वाले अलग अलग लीवरों के यांत्रिक लाभ के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि उसको अलग अलग लीवरों को काम में लिया जाता तो उनके यांत्रिक लाभ, कुल लाभ उनके यांत्रिक लाभ के जोड़ के बराबर होता, किंतु इसमें गुणनफल के बराबर है। संयुक्त लीवर में गुणनफल के बराबर हो जाता है, कई गुना ज्यादा हमें यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। स्टील यार्ड, विषमभुज तुला, साधारण तुला से हम लोग परिचित हैं। साधारण तुला में आलम के दोनों ओर की भुजा की लंबाई बराबर होती है, अतः दोनों पलड़ों में रखे गए आयास तथा भार और वस्तु सामग्री का द्रव्यमान या भार बराबर होता है, क्योंकि उनकी लीवर की लंबाई बराबर है। किंतु अधिक भारों को उठाने के लिए लीवर की अधिक लंबाई या अधिक भारों को बार बार हैंडल करना पड़ेगा। जितना भार तोला जाना है उतने भार के बराबर द्रव्यमान रखना होगा, जो कि बहुत कष्टप्रद है। इस प्रकार अधिक भारों को तोलने के लिए एक लीवर जिसकी एक भुजा अपेक्षाकृत लंबी होती है, उस भुजा का लीवर का निर्माण किया जाता है। उस लंबी भुजा पर खिसकाया जाने वाला भार लगा दिया जाता है। एक बिंदु जिसके सापेक्ष वह लटकाया जा सकता है वह उसका आलंब बिंदु है। आलम के एक और छोटी भुजा पर उठाए जाने वाला भार W वेट रखा जाता है। लंबी भुजा आयास भुजा कहलाती है, जिस पर एक खिसकाए जाने वाला भार रखा जाता है। खिसकाए जाने वाले भार की स्थिति को बदलकर रखे जाने वाले या तोले जाने वाले भार का मान ज्ञात किया जा सकता है। लीवर का स्वयं का भार उसकी गुरुत्व केंद्र पर लग रहा होता है। गुरुत्व केंद्र आलम से भार भुजा की तरफ या आयास भुजा की तरफ हो सकता है, साधारणतः भार भुजा पर होता है। किसी निश्चित भार को तोले जाने के लिए उस भार के समकक्ष खिसकाए जाने वाले भार को भुजा के संतुलन में लाकर पाठ्यांक को पढ़ा जाता है, जिस पर उसका अंशांकन होता है। अर्थात आलंब के सापेक्ष भार और भार भुजा का आघूर्ण तथा खिसके जाने वाले भार अर्थात आयास तथा आयास की भुजा का आघूर्ण बराबर होता है। उस अवस्था में लंबी भुजा आयास की भुजा संतुलन में पूर्णतः क्षैतिज होती है। तो क्षैतिज होने का अर्थ है आघूर्णों का मान बराबर है। पूर्व में ही आयास की विभिन्न स्थितियों पर W भार के लिए अंशांकन कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कितना भार तोला जाना है, उसकी कहाँ रीडिंग आएगी उस आयास भुजा पर अंकित कर लिया जाता है कैलकुलेशन करके। आयास भुजा 1 मीटर 1 मीटर या 1.2 या 1.5 मीटर तक लंबी होती है। साधारणतः गोदामों में, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर या ट्रांसपोर्ट के दुकानों पर इस तरह की तुला रखे हुए होते हैं। और यह भी साधारण प्रकार का प्रथम श्रेणी का लीवर होता है। आलम मध्य में होता है, भार की भुजा एक साइड है, आयास की भुजा एक साइड है। बस फर्क इतना है कि आयास की भुजा को अपेक्षाकृत लंबा कर दिया जाता है। सवालों को हल करने के लिए आलंब से
सीजी की दूरी आलम से भार भुजा की दूरी आलम से रखे जाने वाला आयास की दूरी होगी या अज्ञात होगी, तथा स्वयं का अल्लाह का भार सीजी पर लग रहा है, खिसकाए जाने वाला भार और डब्ल्यू, इन सभी मात्राओं में से कुछ चीज अज्ञात होती है, उनको आलंब के सापेक्ष आगुण का मान शून्य की आगुण की समीकरण बनाकर लिखकर हम हल कर सकते हैं। इस तरह से स्टील यार्ड और विषमभुज तुला के बनावट, संरचना, कार्यविधि का प्रश्न सैद्धांतिक रूप से पूछा जा सकता है अथवा उसके कुछ आर्थिक प्रश्न भी इसमें आते हैं। आप सभी इसकी तैयारी करें, कुछ प्रश्न है तो कमेंट में लिखें और हमें इसका फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।